अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैलकुलेटिंग द करंट इन अ सिंगल लूप यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ज़हन में होना चाहिए, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है एफएससी में और मैट्रिक में, कि एनर्जी लॉस इज़ इक्वल टू एनर्जी गेन। कि जितनी आप एनर्जी गेन करते हैं उतनी ही एनर्जी आप लॉस करते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर। तो ये आपके सामने एक सिंगल लूप सर्किट है, ठीक है, जिसमें एक ही बैटरी कनेक्टेड है और एक ही रजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसमें जो करंट है वो फ़्लो कर रहा है और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। आपको एरोज़ भी नज़र आ रहे हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ़्लो कर रहा है करंट, ठीक है। अब इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी कुछ टाइम गुजरने के बाद जो इसमें अपीयर होगी रजिस्टर के अंदर, इस रजिस्टर के अंदर जो एनर्जी अपीयर होगी वो एनर्जी की अमाउंट होगी I²R/dt, ठीक है। और जो इसमें चार्ज स्टोर होगा, सॉरी, जो चार्ज इसमें से गुजरेगा रजिस्टर में से, वो चार्ज इक्वल होगा dQ = I/dt, ठीक है, जो कि इस EMF में से पास आउट होगा। तो अब जो वर्क डन होगा इस EMF के ऊपर, जैसे कि हमने EMF का कॉन्सेप्ट पिछले टॉपिक के अंदर ब्रीफली डिस्कस किया था कि बैटरी एक वर्क डन करती है चार्ज के ऊपर जो कि EMF की इक्वल होता है। तो वो वर्क डन इक्वल होगा dW = E/dQ। अब DQ की जगह आप DQ की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि ऊपर लिखी हुई है I/dt। तो dW किसकी इक्वल आ जाएगा, E/I/dt। इसमें E क्या चीज़ है, E जो है ये बैटरी का EMF है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी गेन इज़ इक्वल टू एनर्जी लॉस। अब रजिस्टर, आपको मालूम है कि रजिस्टर जो है वो करंट के फ़्लो में रुकावट का नाम है, ठीक है, उसके फ़्लो में अपोजिशन का किरदार अदा करता है। तो उसमें जितनी एनर्जी लॉस हुई है, वो कितनी एनर्जी लॉस हुई थी, वो थी I²R/dt। और एनर्जी गेन आपने कितनी की है, ये जो वर्क डन किया है बैटरी ने, ये आपने एनर्जी गेन की है जो कि इक्वल है E/I/dt के। तो एनर्जी लॉस इक्वल होगा एनर्जी गेन के। तो एनर्जी गेन है E/I/dt और एनर्जी लॉस है I²R/dt, ठीक है। तो E/I/dt इक्वल हो जाएगा I²R/dt के। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। आपके पास यहाँ पे dt जो है ये dt के साथ कैंसिल हो जाएगा। एक I जो है एक I के साथ इस लेफ़्ट साइड पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास इक्वेशन बच जाएगी E = I/R। तो यहाँ से आपके पास I फिर किसकी इक्वल आ जाएगा, ठीक है, आप I की इक्वल लिख देंगे E/R के। तो ये एक्सप्रेशन है सिंगल लूप सर्किट के अंदर बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। I = E/R। ये करंट की इक्वेशन आपने ज़हन में रखनी है। अगले दोनों टॉपिक्स में हमने ये इक्वेशन डिराइव करनी है, लेकिन एक अलग मेथड से डिराइव करनी है। तो करंट की इक्वेशन सिंगल लूप सर्किट के अंदर क्या होती है, I = E/R। इसमें E क्या है, E जो है वो EMF है और R जो है वो रेजिस्टेंस है। I R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। I R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी तो करंट डिक्रीज़ कर जाएगा और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी तो करंट इंक्रीज़ कर जाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस जो होती है ये करंट के अंदर अपोजिशन का किरदार अदा करती है। जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना कम करंट फ़्लो करेगा और जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना ही ज़्यादा करंट फ़्लो करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेटिंग द करंट इन अ सिंगल लूप यूजिंग किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल आपने एफएससी के अंदर पढ़े थे, मैं आपको दोबारा रिवाइज भी करवा देता हूँ, ठीक है, रिकॉल करवा देता हूँ आपको। यहाँ पे किरचॉफ का सेकंड रूल अप्लाई होगा जिसको किरचॉफ्स वोल्टेज रूल का भी नाम दिया जाता है। इसकी स्टेटमेंट यहाँ भी लिखी हुई है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी इसको देखते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन अ पोटेंशियल इनकाउंटर्ड इन अ कंप्लीट ट्रांसवर्सल ऑफ एनी क्लोज सर्किट इज़ ज़ीरो। कि जितनी भी पोटेंशियल चेंजेस होती हैं एक सर्किट के अंदर वो सारी ज़ीरो के इक्वल होती हैं। तो हम ज़रा किरचॉफ के जो लॉज हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। करंट रूल यहाँ पे नहीं यूज़ हो रहा, बहरहाल उसको भी रिवाइज़ कर लेते हैं। पहला जो किरचॉफ लॉ था वो था किरचॉफ्स करंट रूल था, ये आपने एफएससी के अंदर पढ़े थे। ये क्या था, सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी ज़ीरो।
कि एक सर्किट के अंदर जितने भी करंट्स एक पॉइंट के ऊपर मिलते हैं उनका सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप प्रूव किस तरीके से कर सकते हैं? इसको प्रूव करने के लिए आप लिखेंगे एंटरिंग चार्ज इज़ इक्वल टू लीविंग चार्ज। एंटरिंग चार्ज को आप पॉजिटिव रख लेंगे, लीविंग चार्ज को नेगेटिव रख लेंगे। ये आपके सामने एक सर्किट है। ठीक है, क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है तो मैं इसको बस सरसरी सा आपको रिमाइंड करवाऊँगा ये टॉपिक। तो इसमें दो करंट इंटर हो रहे हैं। ठीक है, दो करंट्स को आप पॉजिटिव रख लेंगे, दो को नेगेटिव रख लेंगे। ठीक है, तो देखें अब I1 प्लस I2 ये दोनों एंटरिंग करंट हैं, दोनों पॉजिटिव हो गए, और I3 एंड I4 ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों लीविंग करंट है। तो I1 प्लस I2 इक्वल हो जाएगा I3 प्लस I4 के। तो यहाँ पे ये कंडीशन को ये फुलफ़िल कर रहा है कि एंटरिंग चार्ज इज़ इक्वल टू लीविंग चार्ज। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था। उसके बाद सेकंड लॉ जो हमने यूज़ करना है इस टॉपिक के अंदर वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको किरचॉफ सेकंड लॉ भी कहा जाता है और वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है। ये क्या था कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट मस्ट बी ज़ीरो। जैसे कि हमने ऊपर भी स्टेटमेंट पढ़ी है आपके टॉपिक के अंदर कि एक सर्किट के अंदर जितनी भी पोटेंशियल चेंजेस होती हैं उनका सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। और इसको दूसरा नाम दिया जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि एनर्जी गेन इज़ इक्वल टू एनर्जी लॉस। ठीक है, इसके लिए दो तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आपने जहन में रखनी है। एक ईएमएफ की इक्वेशन है और एक पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन है। ईएमएफ की इक्वेशन क्या होगी? ई इज़ इक्वल टू डेल डब्ल्यू ओवर डेल क्यू, जो कि आपने पढ़ी थी ईएमएफ के अंदर। ईएमएफ आपने पढ़ा था कि ईएमएफ किसकी इक्वल होता है? डब्ल्यू ओवर क्यू की इक्वल होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। डेल डब्ल्यू और डेल क्यू, डेल डब्ल्यू से मुराद एनर्जी है, वर्क डन को आप एनर्जी का भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ से एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी? देखें, डेल क्यू इधर ई के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एनर्जी की इक्वेशन आपके पास आएगी ई डेल क्यू। ठीक है, एनर्जी इक्वल होगी ई डेल क्यू के। ये तो होगी बैटरी के लिए इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पे है पोटेंशियल ड्रॉप के लिए इक्वेशन। रजिस्टर के अंदर जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको आप वी का नाम देंगे, वोल्टेज का नाम देंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देंगे, जो कि जैसे हमने ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान डिफरेंस भी डिस्कस किया था, तो वो इक्वल होगा एनर्जी और डेल क्यू के। उसकी भी इक्वेशन सेम ही है। ठीक है, ईएमएफ की इक्वेशन और वोल्टेज की इक्वेशन दोनों सेम ही होती हैं। तो V इक्वल हो जाएगा एनर्जी और डी क्यू के। तो यहाँ पे एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगा? V डी क्यू के इक्वल आ जाएगा। और V की जगह आपको मालूम है कि V इक्वल होता है आई आर के। ठीक है, V आई आर के इक्वल होता है। तो V की जगह आप आई आर पुट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? आई आर डी क्यू। ठीक है, ये रजिस्टर के लिए इक्वेशन है। अब जो बैटरी की एनर्जी के लिए हमने इक्वेशन डिराइव की है ना, उसके लिए दो बातें आपने जहन में रखनी है। वो इक्वेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, बैटरी के लिए ये इक्वेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब ये पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है, इसका ज़रा कंसेप्ट समझ लें कि देखिए करंट दो तरीके से इंटर होता है, या हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाता है या फिर लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जाता है। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं ना, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। या तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए, मीन हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाए, तो एनर्जी की इक्वेशन को आपने नेगेटिव लेना है। और अगर वो लोअर से हायर की तरफ जाए, मीन नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जाए, तो फिर आपने एक एनर्जी इक्वेशन को आपने पॉजिटिव लेना है। ठीक है, ये दो बातें आपने जहन में रखनी है क्योंकि आगे हमने लूप इक्वेशन बनानी है तो वहाँ पे ये आपको ये जो इक्वेशन है ये काम आएगी। ठीक है, अगर हायर से लोअर की तरफ हो तो नेगेटिव, और अगर लोअर से हायर की तरफ हो तो पॉजिटिव। ठीक है, फिर इक्वेशन पॉजिटिव होगी। ये किरचॉफ सेकंड लॉ, अब इसी को हमने यूज़ करना है। देखें, यहाँ पे आपके पास सिंगल लूप सर्किट है एक। ठीक है, आपके सामने ये सर्किट ड्रा है, ये सिंगल लूप सर्किट है, इसमें एक ही बैटरी कनेक्टेड है और एक ही रजिस्टर कनेक्टेड है। अब एक और बात आपने जहन में रखनी है कि लूप के अंदर या किसी भी सर्किट के अंदर जितने आप
कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे, आपकी इक्वेशंस में एक्सप्रेशन भी उतनी ही होनी चाहिए। देखें इसमें कंपोनेंट सिर्फ दो हैं, एक बैटरी है और एक रजिस्टर है, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन होगी उसमें एक्सप्रेशंस भी दो ही आनी चाहिए, एक बैटरी के लिए लूप इक्वेशन के अंदर एक्सप्रेशन आपने लिखनी है और एक रजिस्टर के लिए लिखनी है। और एक और बात भी जहन में रखनी है कि रजिस्टर के लिए हमेशा नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। रजिस्टर के लिए जब भी इक्वेशन एक्सप्रेशन आपने लिखनी है तो उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, जबकि बैटरी के साथ पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। और पॉजिटिव कब आता है और नेगेटिव कब आता है ये मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये सिंगल लूप सर्किट है, फॉर एग्जांपल इसमें दो रजिस्टर यूज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और रजिस्टर कनेक्टेड होता तो फिर इसमें तीन कंपोनेंट्स हो जाते, तो फिर इसकी एक्सप्रेशंस भी तीन ही हम यूज़ करते, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ दो कंपोनेंट हैं तो हम एक्सप्रेशंस भी दो ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखें इसमें करंट जो है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक हो गया, हायर से लोअर की तरफ जा रहा है। रजिस्टर के लिए आपने नेगेटिव साइन यूज़ करना है। रजिस्टर के लिए इक्वेशन आपने पढ़ी है कि उसके लिए यूज़ होती है आई आर, तो इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, रजिस्टर के लिए मैंने कहा था कि उसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा, तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी माइनस आई आर प्लस बैटरी के लिए क्या यूज़ करेंगे ई, ठीक है। ई डेल क्यू भी लिख सकते हैं और ई भी लिख सकते हैं सिंपल, ठीक है। ई एम एफ वाला आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो माइनस आई आर प्लस ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे आई किसकी इक्वल आ जाएगा, देखें यहाँ पे एप्साइलन इक्वल आ जाएगा ई इज़ इक्वल टू आई आर उधर नेगेटिव था इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये देखें आर जो है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आई आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, अगेन आपके पास वही इक्वेशन आ गई आई इज़ इक्वल टू ई ओवर आर, जो कि हमने ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करके भी डिराइव की है, और इसमें हमने किरचॉफ सेकंड रूल जो था जिसको किरचॉफ वोल्टेज रूल कहा जाता है वो यूज़ करके भी डिराइव किया, तो दोनों में इक्वेशन आपकी सेम ही आएगी, ठीक है। आई इज़ इक्वल टू ई ओवर आर। ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ करंट बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। उसके बाद अगला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको कंसेप्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। देखिए एक तो रेजिस्टेंस हमने पढ़ी हुई है कि जो हम रेजिस्टर यूज़ करते हैं एक वो रेजिस्टेंस होती है, उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है सर्किट्स के अंदर। एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वो बैटरी या सेल के अंदर होती है, ठीक है। एक तो होती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक बैटरी या सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस मौजूद होती है जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इन केस ऑफ ए सेल द अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। जब किसी भी सेल से या बैटरी से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है तो बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी उसको अपोज करता है, ठीक है। जैसे सेल के अंदर कार्बन यूज़ किया जाता है, आपने अक्सर सेल को तोड़ के देखा होगा, उसमें काले रंग का सिक्का होता है जिसको कार्बन का नाम दिया जाता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके दरमियान भी एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है जब करंट उसमें फ़्लो करता है, ज़ाहिर बात है उनमें केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम देते हैं और उसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड किन किन चीज़ों पर करती है, ये आपके टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, बहरहाल फिर भी जनरल नॉलेज के लिए ज़हन में रख लें। एक तो ये डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंड करती है और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना इलेक्ट्रोड्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। एरिया के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया जितना आप बढ़ाएंगे उतनी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, जितना एरिया कम करेंगे उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। और कंसंट्रेशन या नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि किस टाइप का आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड आप किस टाइप का यूज़ कर रहे हैं, कार्बन का यूज़ कर रहे हैं, ग्रेफाइट का यूज़ कर रहे हैं, कॉपर का यूज़ कर रहे हैं, जिस किस्म के आप इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और टेम्परेचर की इन्वर्सली होती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपने ज़हन में रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखें कि राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सिंगल लूप सर्किट बाय कंसिडरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ, ठीक है।
ये इंटरनल रेजिस्टेंस को ज़हन में रखते हुए आप इसकी इक्वेशन को डिराइव करें। हम इक्वेशन तो डिराइव कर चुके हैं, वी आई इज़ इक्वल टू ई ओवर आर जो हमने डिराइव की है, लेकिन अब इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हमने ज़हन में रखना है। तो देखें यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, उसी सिंगल लूप सर्किट को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब बैटरी के अंदर ये इसने साथ डॉटेड लाइंस लगाई हुई हैं और इसके अंदर ये इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद है जिसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाएगा, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। और एक ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो कि कैपिटल आर की इक्वल है, जो हमने एक रेजिस्टर लगाया हुआ है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस मौजूद है। ठीक है, अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक हो गया। अब जब आपने इसके लिए इक्वेशन डिराइव करनी है तो एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि इस रेजिस्टेंस को रिमूव नहीं किया जा सकता। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये हर बैटरी के अंदर, हर सेल के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इसको माइनस कर देना है। इसमें से जो बैटरी की ईएमएफ होगी उसमें से ये इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस हो जाएगी। यहाँ तक तो लूप इक्वेशन वही बनेगी जो हमने वोल्टेज किरचॉफ्स वोल्टेज रूल के अंदर डिराइव की थी, माइनस आई आर प्लस ई। ठीक है, यहाँ तक तो इक्वेशन वही है जो हमने प्रीवियस टॉपिक में डिराइव की है। अब इस इक्वेशन के अंदर से इंटरनल रेजिस्टेंस आपने माइनस कर देनी है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, माइनस आई आर। तो अब आपके पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी माइनस आई आर मतलब कैपिटल आर माइनस आई आर प्लस सी और माइनस आई आर। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का की एक्सप्रेशन है, माइनस आई आर इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द करंट फॉर अ सिंगल लूप ऑफ करंट बिकम्स, यहाँ पे देखिए आई फिर किसकी इक्वल आ जाएगा, आई इज इक्वल टू, आप देखें इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कैसे करना है, ये वैसे आप ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखें माइनस आई आर और माइनस आई आर और माइनस आई आर, इन दोनों को इकट्ठा कर दें, प्लस ई इज इक्वल टू ज़ीरो, और इन दोनों में से आई को कॉमन ले लें। ठीक है, आई को कॉमन लेंगे तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई को कॉमन लेंगे अंदर आ जाएगा आर माइनस आर। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस ई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो आई इंटू आर माइनस आर है इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाएं तो यहाँ पे फिर ये क्या हो जाएगी, आर, यहाँ पे आर प्लस आर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर फाइनल इक्वेशन आपके पास बन जाएगी आई इज़ इक्वल टू ई ओवर आर प्लस आर। ठीक है, नोट दैट द इंटरनल रेजिस्टेंस आर रिड्यूसेस द करंट दैट द ईएमएफ कैन सप्लाई टू द एक्सटर्नल सर्किट। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो भी करंट को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, करंट को कम कर देती है। तो पहले आपके पास इक्वेशन आई थी आई इज़ इक्वल टू ई ओवर आर। ठीक है, और अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मद्देनज़र रखें तो फिर इसी इक्वेशन में स्मॉल आर का फैक्टर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो फिर आपके पास आई इक्वल आ जाता है ई ओवर आर प्लस आर के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कैलकुलेशन ऑफ करंट बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड बाय यूजिंग लॉ ऑफ वोल्टेज लॉ, जिसको किरचॉफ्स सेकंड लॉ भी कहा जाता है। इन दोनों लॉज के ज़रिए हमने करंट की कैलकुलेशन की और उसके बाद हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को ज़हन में रखते हुए इसकी इक्वेशन देखी कि फिर क्या इक्वेशन बनेगी। होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू।